मैं नूरपुर गांव का रहने वाला हूं और तांगा चलाता हूं। हमारे तांगे स्टैंड के सामने एक होटल बना हुआ है जहां सारा दिन लोगों का हजूम लगा रहता है। मैं पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि एक जवान लड़की जो पैंट शर्ट पहने, चेहरे पर काला चश्मा लगाए, एक बड़ी सी गाड़ी में रोजाना उस होटल पर आती और कुर्सी पर बैठकर मेरी तरफ देखती रहती। वो लड़की जवान और इंतहा की खूबसूरत थी। मैं भी चोर निगाहों से उसकी तरफ देखता रहता था। वो चाय पीती और वेटर को 500 का नोट देती और वहां से चली जाती। पिछले 3 दिन से उसका यही मामूल था। एक दिन वो चाय पीकर जाने लगी तो उसकी कार स्टार्ट ना हुई। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रही और फिर उसने वेटर को बुलाकर पूछा कि यहाँ पास में कोई वर्कशॉप है क्या। वेटर ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ जी मैम, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक वर्कशॉप है। आप सामने खड़े हुए तांगे पर बैठकर वर्कशॉप तक जा सकती हैं। वो लड़की सड़क क्रॉस करते हुए सीधा मेरे पास आई और मेरे तांगे पर बैठकर मुझे वर्कशॉप तक चलने को कहा। उसके बैठते ही सब तांगे वालों ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं अपना चेहरा हर वक्त एक रुमाल से ढांप कर रखता था और मेरे तांगे पर बहुत ही कम सवारियां बैठती थीं। तांगा वर्कशॉप की तरफ रवां दवां था, मगर उसमें बैठी हुई वो लड़की मुसलसल मेरे चेहरे की तरफ ही देख रही थी। मैं भी कभी कभी उस औरत की तरफ देखता, फिर अपना मुंह सामने सड़क की तरफ कर लेता। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आखिर उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं कई रोज से देख रही हूँ कि इस कस्बे के लोग या मुसाफिर यहाँ खड़े हुए हर तांगे पर बैठ जाते हैं, मगर तुम्हारे तांगे पर नहीं बैठते। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने थोड़ी देर उस लड़की की तरफ देखा और फिर बोला, डरते हैं। क्यों, क्या तुम बदमाश हो? उस लड़की ने पूछा। नहीं बीबी जी, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया और फिर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अगर तुम बदमाश नहीं हो तो फिर जो लोग तुमसे क्यों डरते हैं? लीजिए बीबी जी, वर्कशॉप आ गई है। मैंने बात को गोल मोल करते हुए तांगे को ऐन वर्कशॉप के गेट के सामने रोक दिया। वो लड़की तांगे से नीचे उतरी और मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम यहीं ठहरना, मुझे इस तांगे पर ही वापस जाना है। ये कहते हुए वो लड़की वर्कशॉप के अंदर चली गई। वर्कशॉप का मालिक कदरे अच्छा आदमी था। उसने उस लड़की की मजबूरी को समझते हुए अपने एक कारीगर को उस लड़की के बताए हुए पते पर भेज दिया। लड़की भी वर्कशॉप से निकली और तांगे में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गई। इस दौरान उस लड़की ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए मुझसे इस बारे में कोई बात ना की, बल्कि इधर उधर की बातें करने लगी। शायद वो चाहती थी कि पहले मैं उसके साथ पूरी तरह बेतकल्लुफ हो जाऊं और फिर इसके बारे में पूछ गूछ करेगी। इतने में तांगा लारी अड्डे पर पहुंच गया। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और होटल की तरफ चल पड़ी। इसी असना में कारीगर ने उस लड़की की कार भी ठीक कर दी, उसे मजदूरी दी और कार में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर भी उस लड़की के सर से उस कोचवान के राज का भूत ना उतरा। उसने सारी रात ये सोचते हुए गुजार दी कि आखिर उस कोचवान में ऐसी क्या बात है कि लोग उससे डरते हैं और उससे दूर भागते हैं। सारी रात बेचैनी में गुजारने के बाद आखिर सुबह हो गई। वो लड़की फिर तैयार होकर हस्बे मामूल अपने मुकर्ररा वक्त पर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने खिलाफे तवक्का किसी के चेहरे की तरफ तवज्जो ना दी। वो अपनी सीट पर बैठ गई और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी कोचवान पर जमी हुई थी। कोचवान भी कभी कभी तिरछी निगाहों से उस लड़की की तरफ देख रहा था, मगर वो ये बात किसी पर जाहिर नहीं होने देता था। काफी देर इसी कैफियत में बैठने के बाद आखिर उस लड़की से रहा ना गया। वो सीट से उठी, सीधा तांगे में जाकर बैठ गई। जी बीबी जी, मैंने अनजान बनते हुए पूछा। शहर चलो, लड़की ने जवाब दिया। अब तांगा शहर की तरफ रवां दवां था। इस दौरान उस लड़की ने मुझसे पूछा, आखिर ये लोग तुमसे खौफजदा क्यों हैं? छोड़ें बीबी जी, कोई और बात करें। देखो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम जमील है, मगर सारे मोहल्ले वाले जेले के नाम से जानते हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ जेले, कल भी तुमने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर आज मैं ये राज जानकर ही तुम्हें छोड़ूंगी। आखिर आप मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? क्या लगती हैं आप मेरी? देखो जीले, तुम्हारे साथ गुफ्तगू के दौरान मैंने ये तो अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम दिल के बहुत अच्छे और साफ आदमी हो, इसलिए तुम्हारा राज चाहे जो भी हो, मगर आज मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें अपना दोस्त बना रही हूँ।
जीले ने अपना मुंह उस लड़की की तरफ किया और उसे बड़ी हैरत से देखने लगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी जीले को अपना दोस्त बनाना तो दूर की बात, उसे बात करने की ख्वाहिश तक भी नहीं जाहिर की थी। मैं कुछ देर अपने ही ख्यालों में खोया रहा और फिर अचानक मेरे कानों में पड़ने वाली आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुझे कोमल कहते हैं। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आज से तुम मेरे दोस्त हो। जीले ने भी डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इस तरह कोमल और मेरी आपस में दोस्ती हो गई, मगर इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही हैरान कुन बात थी। हम दोनों की दोस्ती का जिक्र अमूमन लोग जगह जगह एक दूसरे को हैरत से सुनाते और महजूज होते थे। कोमल और मेरी दोस्ती को कुछ दिन गुजर गए तो एक दिन कोमल ने मुझे अपना राज बताने के लिए मजबूर किया। तो मैंने कहा, देखो कोमल, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें अपना राज बता दूं, लेकिन मुझे खदशा है कि मेरे राज के आया होते ही हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम जैसी खुदा तरस, हमदर्द और सबसे बढ़कर एक फरिश्ता सिफ्त लड़की से हमेशा के लिए महरूम हो जाऊंगा। मैं जीले, कोमल ने बात काटते हुए कहा, चाहे राज जैसा भी हो, मैंने तुम्हें दिल से दोस्त बनाया है और हमेशा तुम्हारी दोस्त ही रहूंगी। जैसे ही कोमल ने अपनी बात मुकम्मल की, जीले ने कोमल को थोड़ी देर के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ करने को कहा। कोमल ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। थोड़ी देर बाद जीले ने कोमल को अपनी तरफ देखने के लिए कहा। जैसे ही कोमल ने अपना मुंह जीले की तरफ किया, उसकी नज़र जीले के चेहरे पर पड़ी। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके औसान खता हो रहे थे। वो तकरीबन बेहोश होने वाली थी कि एकदम उसने अपने आप को संभाला और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। ऐसा खौफनाक और भयानक चेहरा उसने कभी डरावनी फिल्मों में भी नहीं देखा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो अभी यहाँ से भाग जाए और कहीं छुप जाए। फिर अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। फिर जल्द ही उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उस वक्त तक मैंने भी अपना मुंह कपड़े में दोबारा ढांप लिया था। कोमल, अब तुम्हें पता चला है कि लोग मुझसे क्यों डरते हैं। अगर तुम्हें भी मुझसे डर लग रहा है तो तुम भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे दूर जा सकती हो। मैंने जैसे ही बात ख़त्म की, कोमल बोल उठी, अब तो मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज़ कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि अब मैं तुम्हें भी अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और हम दोनों दोस्त आराम से मेरे घर में रहेंगे। कोमल के इस जवाब ने मुझे चौंका दिया। अगले दिन कोमल ने मेरा तांगा घोड़ा किसी जानने वाले के हवाले किया और मुझे अपने साथ लेकर घर आ गई। कोमल ने मुझे बहुत सारे कपड़े ले दिए, रहने के लिए अच्छी जगह दी और खाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने। कुछ दिन तो मैं कोमल के घर बहुत आराम से रहा, लेकिन एक दिन मैंने कोमल से पूछा कि वो क्या करती है। कोमल ने कहा कि छोड़ो इस बात को, कोई और बात करते हैं। मगर मैं ये देखकर हैरान हुआ कि कोमल के घर में दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थीं। एक दिन कोमल मुझे अपने घर में बनी हुई तस्वीरों वाली गैलरी में ले गई, जहां मैंने देखा कि वो कमरा तस्वीरों से भरा हुआ था, लेकिन इस गैलरी में जितनी भी तस्वीरें थीं, सबके साथ उस तस्वीर का नंबर लिखा था। उसमें हैरत की बात ये थी कि हर तस्वीर पर नंबर का आगाज 2 से होता था। इस हैरत को ख़त्म करने के लिए मैंने कोमल से पूछा कि इस कमरे में लगी तस्वीरों पर लगे नंबर का आगाज 2 से होता है और फिर सैकड़ों तक चला जाता है। इस कमरे में जिस फ्रेम पर नंबर 1 दर्ज है, वहाँ तो कोई तस्वीर नहीं है। आखिर ये क्या माजरा है। देखो जीले, तुमने ये जितनी तस्वीरें देखी हैं, ये मेरे दोस्तों की तस्वीरें हैं, जिन्हें मैं नंबर 1 नहीं समझती, इसलिए मैंने नंबर 1 की जगह खाली रखी हुई है। लेकिन अब मुझे मेरा नंबर 1 दोस्त मिल गया है, जिसकी तस्वीर मैं इस खाली जगह पर लगाऊंगी। कौन है वो? मैंने पूछा। तुम, कोमल ने जवाब दिया। ये जवाब सुनकर मैं हैरत से कोमल को देखता रह गया। हाँ जीले, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो और नंबर 1 की जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही तस्वीर लगेगी। तुम तैयार रहना, कल से मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगी। ये कहकर कोमल बाहर चली गई, मगर मैं हैरत के समंदर की अथाह गहराइयों में उतरता चला गया। अगले दिन कोमल ने मुझे अपने कमरे में एक स्टूल पर एक खास अंदाज में बिठा दिया और मुझसे थोड़े फासले पर अपने हाथ में एक ब्रश लेकर एक बड़े से कैनवस के सामने खड़ी हो गई
اور تصویر بنانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتے میں کومل نے میری تصویر مکمل کر لی اور پھر اس تصویر کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا۔ تصویر بنانے کے دوران کومل اور میں نے ایک دوسرے سے خوب باتیں کی، جس کی وجہ سے میں کومل کو اس ہمدردی اور بے تکلفی کی وجہ سے اسے اپنا سچا خیر خواہ سمجھنے لگا تھا۔ دیکھو جیلے، آخر کار میں نے تمہاری تصویر مکمل کر لی ہے، کومل نے کہا۔ مجھے بھی دکھاؤ ذرا، میں بھی تو دیکھوں، کیا تصویر میں بھی میں اسی طرح بھیانک ہی دکھائی دیتا ہوں جیسا کہ میں اصل حالت میں ہوں؟ نہیں جیلے، ابھی نہیں، پہلے یہ تصویر میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں گی، پھر میں تمہیں دکھاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے کومل نے تصویر اٹھائی اور گیلری میں جا کر اسے خاص جگہ پر رکھ دیا اور پھر اپنے آپ سے کہنے لگی، دیکھو کومل، آج تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو ہی گیا ہے۔ اور پھر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگی۔ جیسے ہی کومل کمرے سے باہر نکلی، ٹھیک اسی وقت میں کومل کو ملنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا جس کمرے میں کومل نے وہ تصویر رکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری وہ تصویر سامنے والے کاؤنٹر پر رکھی ہوئی تھی۔ تصویر کی طرف جانے کی بجائے میں اس کمرے میں بنے واش روم کی طرف چلا گیا۔ شاید میں بہت تھک گیا تھا، اس لیے نہا کر فریش ہو جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں نے واش روم کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ میرے کانوں میں کومل کی آواز کے ساتھ ساتھ کئی دوسری نسوانی آوازیں بھی آنے لگیں۔ شاید وہ کومل کی سہیلیاں تھیں۔ کومل اور اس کی سہیلیاں بڑی اونچی آواز میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، جنہیں میں واش روم میں کھڑا آرام سے سن سکتا تھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، کہیں وہ اس کمرے میں تو نہیں آ جائے گا؟ کومل، نہیں، وہ دوسرے کمرے میں سو رہا ہوگا، وہ بہت تھک چکا تھا، اب تک تو وہ گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا، کومل نے جواب دیا۔ اچھا دکھاؤ وہ شاہکار جو تم نے تخلیق کیا ہے۔ ہاں دیکھو، یہ رہی وہ تصویر، کومل نے کہا۔ پھر ایک دم سب لڑکیوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہائے، اتنا خوفناک چہرہ، کتنی وحشت ہے اس کی آنکھوں میں، ایک لڑکی نے کہا۔ اتنا بھیانک چہرہ ہے، یہ تو کوئی انسانی نہیں بلکہ شیطانی مخلوق لگتی ہے، ہٹاؤ میرے سامنے سے اس کو، دوسری لڑکی نے کہا۔ پھر ایک لڑکی نے کومل سے مخاطب ہو کر کہا، کومل، یہ تمہیں ملا کہاں سے اور تم نے اس کے ساتھ اتنا وقت کیسے گزارا ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا اس دوزخی مخلوق سے؟ میں ان کی باتیں چپ چاپ سنتا رہا اور دل ہی دل میں روتا رہا۔ پھر میرے کانوں میں کومل کی آواز آئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ کومل میرے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرے گی، مگر پھر میری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر امڑ آیا جو میری ساری خوشیوں کو بہا کر لے گیا۔ جب میرے کانوں میں کومل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ٹکرائے، کومل کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ میں نے سنا کہ کومل اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر میرے بارے میں کہنے لگی، یہ آدمی مجھے قصبہ نور پور کے لاری اڈے پر ملا تھا۔ جب میں نے اس سے پہلی بار دیکھا تھا تو میری کیفیت بھی بالکل تم جیسی ہو گئی تھی، مگر میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ میں نے دوبارہ اپنے تعلقات بڑھائے۔ پہلے میں اس سے ہمدردی سے باتیں کرنے لگی جیسے میں اس کی سب سے بڑی خیر خواہ ہوں، اور پھر میں نے اسے اپنی دوستی کے جال میں پھنسایا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو پھر وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ آتا اور میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ حالانکہ آپ جانتی نہیں ہیں کہ میں ایسے بھیانک اور بد شکل آدمی کے ساتھ، جس کے ساتھ کوئی دوستی تو کیا، اس سے کوئی بات بھی کرنا گوارا نہیں کر سکتا، تو میرے جیسی جوان لڑکی اس جیسے وحشت ناک، بھیانک اور خوفناک چہرہ رکھنے والے کے ساتھ کیسے دوستی کر سکتی ہے؟ میں نے تو صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس شیطانی مخلوق پر دوستی اور ہمدردی کا جال پھینکا، اور وہ نہ جانے کن خوش فہمیوں میں میرے جال میں آ گیا۔ کومل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی، آپ سب جاننا چاہتی ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو سنیے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک مصورہ ہوں، اور اگلے ہفتے ہمارے شہر میں تصویروں کی ایک نمائش کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نمائش میں خوبصورت لوگوں کی تصویریں نہیں بلکہ کائنات میں سب سے بھیانک اور خوفناک شکلوں والے لوگوں کی تصویریں رکھی جائیں گی، جو اس دنیا میں بسنے والے حقیقی لوگوں کی ہوں گی، اور جو اس نمائش میں
सबसे ज्यादा बदसूरत इंसान की तस्वीर बनाकर रखेगा, उसे इस दुनिया का बेहतरीन मुसव्विर होने का अवार्ड दिया जाएगा। लिहाजा जब मुझे ये आदमी मिला तो मुझे अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा। अगरचा इस भयानक शक्ल के आदमी को अपने साथ रखने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हुई, लेकिन मैंने आखिरकार अपना मकसद हासिल कर ही लिया है। ये तस्वीर उसी आदमी की है और वो साथ वाले कमरे में आराम कर रहा है। कोमल की इन बातों के साथ ही कोमल और उसकी दूसरी सहेलियां हंसती और कहके लगाती कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद कोमल के कार के स्टार्ट होने की आवाज मेरे कानों तक पहुंची तो मैं समझ गया कि कोमल भी उन्हीं सहेलियों के साथ घर से बाहर चली गई है। थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम से बाहर निकला। मैंने अपनी तस्वीर उठाई और उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हें जिस मुसव्विर ने तख्लीक किया है उसे मेरे दिल ने अपना दोस्त कहा है, इसलिए मैं तुम्हें भयानक या बदसूरत नहीं कहूँगा, बल्कि तुम इस मुसव्विर की हसीन तरीन तख्लीक हो। ये बातें करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और इस तस्वीर को अपने आगे पड़ी हुई मेज़ पर खड़ा कर दिया और साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। फिर मैंने मेज़ पर पड़ा हुआ एक कागज़ उठाया और मेज़ की दराज में से एक पेन निकाला और उस कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी और तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था, तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल को जन्म देने की इजाज़त दी, और वो ख्याल सिर्फ एक ही बात पर मबनी था। कोमल इस कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन तख्लीक है। दर हकीकत ये लड़की नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में मुझ जैसे बदनसीब और दुनिया के ठुकराए हुए लोगों से हमदर्दी और मोहब्बत के लिए अपने बहुत ही मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ते को ज़मीन पर उतारा है। इसलिए मैं आज तक यही समझता रहा कि कोमल एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है, लेकिन आज मुझ पर तुम्हारी सारी हकीकत खुल गई है, जिसका मुझे हमेशा दुख रहेगा कि जिस कोमल को मैं फरिश्ता समझता रहा वो भी एक दुनियादार निकली। कोमल, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें मेरा भयानक चेहरा कभी भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और कदर हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे एक सच्चे और मुखलिस दोस्त के दिल में अपने दूसरे दोस्त के लिए होती है। कोमल, मैं अगरचे तुम्हारी तरह इतना समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हो सके तो तुम मेरी इस बात पर गौर ज़रूर करना। देखो कोमल, तुम एक मुसव्विर हो, मैं ये नहीं जानता था, लेकिन ज़रा सोचो, लेकिन जब तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर को लोग बुरा कहते हैं तो तुम्हें कितना दुख होता है। अगर गौर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं भी एक मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर हूँ। और जब तुमने मेरे बारे में इस तरह की बातें की हैं कि सोचो मेरे मुसव्विर को कितना दुख हुआ होगा। अगर हो सके तो मेरी इन बातों पर गौर ज़रूर करना। मैंने ये तहरीर करदा पर्चा मेज़ पर रख दिया, खुद उठा, अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा और हमेशा के लिए उस घर से रुखसत हो गया। शाम को जब कोमल वापस आई तो उसने सारा घर छान मारा, मगर जीला उसे कहीं नजर ना आया। फिर अचानक उसकी नज़र उस खत पर पड़ी जिसे जीला लिखकर मेज़ पर रख गया था। कोमल ने खत को शुरू से आखिर तक बड़े गौर से पढ़ा और इस तहरीर को पढ़ते हुए जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बेअख्तियार उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। अगले दिन तस्वीरों की नुमाइश थी और कोमल की बनाई हुई तस्वीर के बारे में सब यकीन था कि वही पहला इनाम जीतेगी। लेकिन उस रात कोमल खुश होने की बजाय अफसुर्दा दिखाई दे रही थी। वो दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी। जो शख्स उसे फरिश्ता समझता रहा, उसी शख्स को वो शैतान, बदशक्ल, बदसूरत, भयानक और न जाने क्या क्या कहती रही। मजीद ये सोचकर उसे और भी दुख हो रहा था कि इस दुनिया की फरेब चमक ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था और वो अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना ही भूल गई थी, और इस धोखेबाज रोशनी ने उससे उसका एक मुखलिस दोस्त हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। अगले दिन जब तस्वीरों की नुमाइश की गई तो मुख्तलिफ मुसव्विरों ने अपने अपने शाहकार लाकर नुमाइश में रख दिए। हाल में खड़े हुए तमाम लोगों को यकीन था कि सबसे भयानक तस्वीर का अवार्ड कोमल को ही मिलेगा, क्योंकि एक एक करके
उन तमाम मेहमानों ने कोमल के घर जाकर उसकी बनाई हुई तस्वीर पहले ही देख रखी थी। सब तस्वीरों को देखने के बाद कोमल को अपनी तस्वीर से पर्दा हटाने के लिए कहा गया। कोमल ने अपनी तस्वीर के ऊपर एक बड़ा कार्ड रखा हुआ था जिस पर उसने ये अल्फाज दर्ज कर रखे थे, अपने मुसव्विर से माजरत के साथ मैंने ये तस्वीर बनाई है। वो इस कायनात की सबसे ज्यादा भयानक, बदसूरत, बदशक्ल और वहशतनाक तस्वीर है। एक दफा फिर कोमल को तस्वीर पर से पर्दा हटाने के लिए कहा गया। जब कोमल ने तस्वीर पर से पर्दा हटाया तो हाल में मौजूद सारे मेहमान हैरत से एक दूसरे को तकने लगे। दरअसल ये कोमल की अपनी तस्वीर थी। ये वो तस्वीर थी जिस तस्वीर पर उसे मलका हुस्न के खिताब से नवाजा गया था। फिर स्टेज पर खड़े एक आदमी ने कोमल से कहा, वो तस्वीर दिखाओ जो तुमने हमें घर पर दिखाई थी, ये तो तुम्हारी अपनी तस्वीर है। फिर कोमल ने अपना सर उठाया और कहने लगी, जिस शख्स की तस्वीर को मैं भयानक और बदसूरत कहती रही हूँ, दरअसल वही हसीन तरीन और खूबसूरत तस्वीर थी, और जिस तस्वीरों को आप हसीन कह रहे हैं, दरअसल वही सबसे भयानक और बदसूरत तरीन तस्वीर है। फिर कोमल ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मेहमानों से मुखातिब होते हुए जज्बाती अंदाज में कहा, खुदा के लिए अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को बदसूरत और बदशक्ल कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस कायनात की तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है और अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। उसकी बनाई हुई कोई शय बुरी नहीं हो सकती, और इंसानों को अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी हुई अच्छाइयों से पहचाना करो। याद रखो, इस दुनिया में बदशक्ल और बदसूरत इंसान वही है जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को बदसूरत और बदशक्ल कहता है, और जो शख्स अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को खूबसूरत कहता है, दर हकीकत वही शख्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये कहते हुए कोमल ने अपना मुंह आसमान की तरफ उठाया जैसे वो अपने मुसव्विर से माफ़ी मांगना चाहती हो, और फिर अपना मुंह नीचे करके आहिस्ता से कहा, जीले मेरे दोस्त, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। दरअसल तुम ही दुनिया के हसीन तरीन आदमी हो। तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम सबसे खूबसूरत हो। और ये अल्फाज दोहराते हुए कोमल रोती हुई हाल से बाहर चली गई।